Hello students, so let's begin with the fifth chapter of business studies, that is organizing. So as we have discussed in first chapter of management that there are 5 functions of management. So organizing is the second function of management. We have studied about organizing, its what was its definition in brief, but now in this chapter we will cover this organizing function of management in detail, that what its meaning, what are the advantages, limitations, and what is the process to perform this function of management. सो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था. ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वी डिफाइन दोज एक्टिविटीज़. फर्स्टली हम उनको डिफाइन करते हैं कि क्या क्या टास्क होंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ है जिनको परफॉर्म करना है. सेकेंड स्टेप विल बी हाउ वी विल ग्रुप दोज एक्टिविटीज़, कि कैसे वो जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ हैं उनको हम ग्रुपिंग कर दें, सो दैट कि एक्टिविटीज़ अगर ग्रुप हो जाएंगी तो डुप्लीकेशन नहीं होएगी एक्टिविटीज़ की, एंड उतना ही कम टाइम कंज्यूम होएगा. एंड थर्ड थिंग हम क्या करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम असाइन कर देते हैं कि कौन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा. सो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी इज़ देयर. एंड हम नेक्स्टली लास्टली हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशंस क्रिएट कर देते हैं. दैट मीन्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स, कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, किसने किसको रिपोर्ट करना है, कौन किसको अकाउंटेबल होएगा. तो ये सारा प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग में हम डिसाइड करते हैं, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या रिलेशन होएगा, कैसे ये सभी रिसोर्सेज को हम बैलेंस्ड वे में यूज़ करें, सो दैट वी कैन अचीव आवर रिजल्ट्स इन ऑप्टिमम मैनर, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. सो वी विल स्टार्ट विथ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. फर्स्टली ऑर्गेनाइजिंग में व्हाट इज़ देयर, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. एज आई टोल्ड कि फर्स्टली हम वर्क को डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास क्या क्या टास्क हैं जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें करने हैं. सेकेंडली हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करके उसके बाद हम अपने वर्क को डिवाइड कर लेते हैं. कि सपोज़ हमारा वर्क है कि हमें मोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, तो ये हमारा मेन वर्क है. इसको स्मॉल टास्क में हम डिवाइड कर लेते हैं कि प्रोडक्शन कौन करेगा, इसकी प्रोडक्शन में भी पर्टिकुलरली पार्ट को कैसे गैदर करना है, रॉ मटेरियल कौन परचेज करेगा. तो वो सारी एक्टिविटीज़ को हम स्मॉल पार्ट्स में, जिनको हमने आइडेंटिफाई किया, उनको हम डिवाइड कर लेते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सेकेंड पार्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन का मेन मीनिंग क्या होता है कि हम अपने जो भी टास्क हैं, जो भी एक्टिविटीज़ सिमिलर नेचर की है, उनको हम ग्रुप कर देते हैं. एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर हम अपनी उन एक्टिविटीज़ को ले आते हैं. सो इट कम्स अंडर डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंट्स हम मेनली 3 कैटेगरीज, 3 फॉर्म्स पे हम 3 बेसिस पे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. फंक्शंस मीन्स लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, इनके बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बन सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में. और इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स और डिविजन्स. प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बन सकते हैं. लाइक एक कंपनी है जो कि कॉस्मेटिक्स में भी डील कर रही है, देन मैन्युफैक्चरिंग में डील कर रही है, चॉकलेट्स में डील कर रही है. तो हर एक प्रोडक्ट के लिए एक डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनेगा जो कि सारे फंक्शंस खुद परफॉर्म करेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के लिए. और इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरीज. टेरिटरीज मीन्स नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. इस बेसिस पे भी डिपार्टमेंट्स बन सकते हैं कि नॉर्थ रीजन जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हैंडल करेगा, साउथ को कोई और करेगा, ईस्ट को कोई और, एंड वेस्ट को कोई और. सो ये कुछ वेज है जिनके बेसिस पे हम सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में. तो सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. थर्ड स्टेप इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमने ड्यूटीज़ जो हमने डिफ़ाइन की थी, जो टास्क को डिवाइड किया था और एक्टिविटीज़ को ग्रुप किया था, अब फाइनली हमें उनको असाइन करना है कि कौन उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा. तो जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है, जितने स्किल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग्स में हम वो ड्यूटीज़ को उनको असाइन कर देते हैं परफॉर्म करने के लिए, कि जिसकी जितनी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ हैं एंड जितनी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं. लास्ट स्टेप इज़ एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स.
रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करने हैं जिसमें हमने ये डिसाइड करना है कि किसने किस पर्सन को रिपोर्ट करना है, कौन किसका सुपीरियर है एंड कौन सबॉर्डिनेट होएगा, कौन किसको अकाउंटेबल है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स हमने डिसाइड करनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कि कैसे ऑर्गेनाइजिंग में हम थिंग्स को करते हैं, कौन सा फर्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है मेनली डिफाइन करने से एक्टिविटीज़ को, एंड लास्टली हम डिसाइड करते हैं कि रिपोर्टिंग रिलेशंस क्या होंगे। नेक्स्ट वील कवर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कि अब हमें ऑर्गेनाइजिंग की नीड क्यों पड़ती है मैनेजमेंट में, वाई वी आर डूइंग दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इट गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स ये कैसे देते हैं, जब हमने अपना वर्क स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिया, तो उससे क्या होएगा, एक पर्टिकुलर पर्सन को अपना वर्क पता चल गया, अपना टास्क पता चल गया है, तो वो कंटिन्यूसली उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है, तो वो उस टास्क में ट्रेंड हो जाएगा एंड बार बार परफॉर्म करके उसको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी कि उसमें वो 100% दे सकता है एंड वो स्पेशलाइज हो जाएगा। यही वो एक काम अगर हम सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इतने सारे टास्क होंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क में वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। बट जब हम टास्क को डिवाइड कर देते हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, तो वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करते हैं ट्रेनिंग लेने के बाद एंड स्पेशलाइजेशन मिल जाती है बार बार परफॉर्म करके। सेकेंड एडवांटेज इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। वर्किंग और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स की क्लैरिटी मिल जाती है, लाइक कौन किसका सुपीरियर है, हमें किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है सबॉर्डिनेट्स को, एंड किस सुपीरियर ने किस सबॉर्डिनेट के रिजल्ट्स को अप्रेस करना है, किसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है। तो ये अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, इन तीनों एलिमेंट्स की क्लैरिटी हो जाती है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड कौन उस टास्क के लिए आंसरेबल होएगा। तो ये रिलेशनशिप्स जो होते हैं ये क्लियर हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। देन थर्ड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग हमें हेल्प करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम मैनर में यूज़ कर पाएँ, बिकॉज देयर विल बी नो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, नो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। सो ऑप्टिमम मैनर में हम यूज़ कर सकते हैं कि बेस्टली हम अपने वर्क को डिवाइड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंड कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग असाइन कर देंगे। तो सारी एक्टिविटीज़ प्लान मैनर में चलेंगी, देयर विल बी नो डुप्लीकेशन ओवरलैपिंग। सो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे वे में ऑप्टिमम मैनर में वर्क करेंगे एंड हमें अपने गोल्स जो है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम उनको अचीव कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज अडेप्शन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग हमें हेल्प करती है कि हम जो भी चेंज है उससे अडेप्ट कर पाएँ। कैसे, अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज करके, मॉडिफाई करके हम चेंज को अडेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल करंटली जो भी पेंडेमिक चल रहा है कोविड का, तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करके वी कैन डेफिनेटली, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके हम इससे अडेप्ट कर सकते हैं। लाइक हम ऑनलाइन मोड में आए हैं तो इसके लिए कैसे हमने अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने हैं, वो सब कुछ, क्या एक्टिविटीज़ चेंज होएंगी, कौन उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, तो वो सब चेंजेस हम कैसे अडेप्ट कर सकते हैं इफ़ वी आर परफॉर्मिंग दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को कर रहे हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बेटर होएगी, अगर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी क्लियर है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर है, किसका क्या एक्टिविटी है, क्या टास्क किसको असाइन हुआ है, इफ़ दैट इज़ क्लियर, तो एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कंट्रोलिंग जो है, वर्किंग है, वो स्मूथ हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की एंड देयर विल बी नो डुप्लीकेशन एंड क्लियर डायरेक्शंस होंगी सबके पास वर्क को परफॉर्म करने के लिए। देन नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो पर्सोनल के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पर्सोनल को उसका टास्क दे देते हैं उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, तो वो जब वो टास्क को परफॉर्म करता है तो वो लर्न करता है कि क्या नए अपडेट्स है उस टास्क में, तो उससे उस पर्सोनल की ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है फॉर पर्टिकुलर टास्क एंड फ्यूचर में कोई भी लाइक कुछ भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं वो एक्सपर्ट बन जाता है कि वो ईजिली उन चेंजेस को फोर्सी करके उनके अकॉर्डेंस में वर्क कर पाए, तो उसकी ओवरऑल 100% डेवलपमेंट हो जाती है उस पर्टिकुलर टास्क में, स्पेशलाइजेशन पर्सोनल की हो जाती है। देन लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब भी कंपनी को एक्सपैंड करना है या ग्रो करना है तो उसके लिए ये चीज़ ईजी हो जाती है। क्यों?
बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग में हमने प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो वो स्ट्रक्चर में थोड़े चेंजेस करके हम सिंपली एक्सपैंड कर सकती है कंपनी, बिकॉज प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्टिविटीज़ जो है वो साइन हुई हुई है। तो जब एक्सपेंशन होगी कंपनी की तो वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होएगा, वो कंपनी के लिए सिंपल एंड ईजी बन जाएगा। तो इट हेल्प्स इन ग्रोइंग एंड एक्सपेंडिंग द कंपनी। सो दिस वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ organizing. Next thing we'll cover is organizational structure. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मेनली स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये हमें बताता है कि कैसे जो हमारे टास्क है वो कैसे मैनेजरल एंड ऑपरेशनल लेवल पे परफॉर्म होंगे, किस स्ट्रक्चर में परफॉर्म होंगे, एंड व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कैसे वर्क, पीपल एंड रिसोर्सेज को हमने बैलेंस करना है। तो ये सब हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिसाइड करते हैं कि कैसे एक्टिविटीज़ को हमने डिफाइन करना है, ग्रुप कैसे किस बेसिस पे वो ग्रुप हो रही हैं, एंड क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स होंगे। तो स्ट्रक्चर हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है अपने टास्क को, ऑपरेशनल एंड मैनेजरियल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है 1 मार्क्स के लिए, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मेन मीनिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट अ सुपीरियर कैन मैनेज इफेक्टिवली। एक सुपीरियर के अंदर कितने सबॉर्डिनेट्स आ सकते हैं सो दैट इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले, तो दैट इज नोन एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अंडर अ पर्टिकुलर सुपीरियर। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और 2 टाइप्स जिनके बेसिस पे हम डिपार्टमेंट्स को फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में मेनली क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारी डिपार्टमेंट्स बनते हैं वो बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइन, प्रोडक्ट लाइंस के बेसिस पे या डिविजन्स पे। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट, एक प्रोडक्ट का सेपरेट डिपार्टमेंट बन जाता है कि लाइक सिमिलर जो प्रोडक्ट है हमारा, उसके लिए प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनते हैं। लाइक कॉस्मेटिक्स का एक डिपार्टमेंट बन गया, देन चॉकलेट्स का अलग डिपार्टमेंट बन गया, एंड जो भी फंक्शंस हैं लाइक प्रोडक्शन, प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो पर्टिकुलरली डिपार्टमेंटल हेड अपने प्रोडक्ट, अपने डिविजनल डिपार्टमेंट के लिए वो डिसीजंस एंड फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल हेड है वो ओवरऑल सभी फंक्शंस में उसकी एफिशिएंसी होगी। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो भी एक्टिविटीज़ है ही विल परफॉर्म, दे विल परफॉर्म देमसेल्फ। तो इससे क्या होएगा, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगी कि सभी एक्टिविटीज़ को लेके, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होएगी, वहाँ पे फ्लेक्सिबली वर्क कर पाएंगे। एंड सेकेंडली अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं या लॉसेज हो रहे हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लॉसेज हो रहे थे जिसके कारण ओवरऑल हम कंपनी में लॉस इनकर कर रहे थे। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी ईजी हो जाती है इफ़ वी आर अडॉप्टिंग दिस डिविजनल स्ट्रक्चर। बट एंड मेनली ये सूटेबल कहाँ पे होता है, जिस कंपनी में मल्टी प्रोडक्ट्स जो डील कर रही है मल्टी प्रोडक्ट्स के साथ, उन कंपनीज में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि एवरी प्रोडक्ट शुड हैव अ डिफरेंट डिपार्टमेंट एज पर देयर कैटेगरीज। सो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, सबसे पहले इट लीड्स टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जो ये डिविजनल स्ट्रक्चर है ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि जब एक मैनेजर पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट के रिलेटेड सभी फंक्शंस को खुद परफॉर्म कर रहा है, फ्रॉम डिसाइडिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रमोटिंग दैट प्रोडक्ट, उसकी मार्केटिंग तक वो सारी एक्टिविटीज़ खुद कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट के लिए 100% एफिशिएंट हो जाएगा जो भी डिसीजंस है, तो उस प्रोडक्ट में पूरी तरह से स्पेशलाइजेशन जो है वो गेन कर लेगा। देन नेक्स्ट इज ईजी अकाउंटेबिलिटी। एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में ईजी कर देता है कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में लॉसेज हो रहे हैं तो हम ईजिली उनको अकाउंटेबल कर सकते हैं कि कंपनी इज़ फेसिंग लॉसेज बिकॉज इस डिपार्टमेंट में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है। कि चॉकलेट डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो कंपनी को पता चल जाएगा कि ये डिपार्टमेंट में फॉल्ट है एंड कैसे वो उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं एंड इम्प्रूव कर सकते हैं। देन इज इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट करता है, लाइक
इस डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ पे डिफरेंट सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनते हैं प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, दे आर सेपरेट, दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग की, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो रॉ मटेरियल खुद प्रोक्योर करते हैं, मार्केटिंग खुद करते हैं, तो दे कैन टेक डिसीजंस एज पर देयर फ्लेक्सिबिलिटी। And last is it helps and facilitates expansion and growth. Expansion and growth easy हो सकती है, suppose company is deciding to launch one more product, तो simply वो product का अलग department बन जाएगा, but जो बाकी departments हैं they can work smoothly, उन पे कोई effect नहीं होएगा इसका अगर हम divisional way में departments को form कर रहे हैं। But it has some disadvantages too. If it is having advantages side by side, there are some limitations also for this type of organizational structure. So first is leads to conflicts. कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होंगे? बिकॉज लाइक जो भी रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन की, किसको कितने कैपिटल रिसोर्सेज मिलेंगे, किस डिपार्टमेंट को कितना लैंड मिलेगा, इस चीज़ के रिगार्डिंग डेफिनेटली डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होएगा। एवरी डिपार्टमेंट विल कंपेयर देमसेल्व्स विद अदर डिपार्टमेंट्स कि बाकी डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। देन इज इट लीड्स टू डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कैसे होएगी? सपोज एक डिपार्टमेंट है फॉर चॉकलेट्स एंड सेकेंड इज वन फॉर अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे ये चॉकलेट डिपार्टमेंट भी प्रोडक्शन कर रहा है, ये भी मार्केटिंग कर रहा है अलग से, एंड जो डेयरी डिपार्टमेंट है इनको भी प्रोडक्शन रॉ मटेरियल जो है ये परचेज करे डिफरेंटली। तो इससे क्या हो रहा है, जब ये डिफरेंट वे में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, डुप्लीकेसी हो रही है। यही अगर सिंगल हैंडेडली पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रॉ मटेरियल्स परचेज होने हैं वो एक ही बारी में परचेज होंगे, तो इससे हमारी कई तरह की कॉस्ट जो होती है वो सेव होती हैं। लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है वो सेव होती है, वन टाइम ट्रांसपोर्टेशन होती है। देन ज़्यादा क्वान्टिटी में बाय करने से और सेम होलसेलर से बाय करने से वी कैन ऑल्सो गेट डिस्काउंट्स। तो वैसी जो कॉस्ट वगैरह होती हैं, डुप्लीकेशन होती है एक्टिविटीज़ के, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं कॉस्टली हो सकता है। देन इज इट इग्नोर्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी डिपार्टमेंट्स बनते हैं, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके लिए मेनली उनका गोल इंपॉर्टेंट होता है कि उनके खुद का प्रोडक्ट डिपार्टमेंट जो है वो ग्रो करे। ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं, दे गिव प्रायोरिटी देयर डिपार्टमेंटल गोल्स। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाते हैं व्हेन वी सिलेक्ट दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये कहाँ पे सूटेबल होता है? जहाँ पे जो कंपनी मल्टी प्रोडक्ट्स में डील करती है, लाइक जिस कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एंड जब एक कंपनी को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होते हैं, वेराइटीज़ लॉन्च करनी होती है और मोर एम्प्लॉयज़ को ऐड करना होता है, तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है। बिकॉज ये स्ट्रक्चर जो है ये बाकी डिपार्टमेंट्स को अफेक्ट नहीं करेगा एक और नए प्रोडक्ट के लॉन्च होने से या नई प्रोडक्ट लाइन के कंपनी में लॉन्च होने से। So this was all about divisional structure, and divisional structure में अगर हम डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम कैसे होएगा? There will be one head of the company and manager A, product manager A, product manager B, product manager C। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बेस पे मैनेजर बन जाएंगे, एंड इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही फंक्शंस जो हैं वो सभी फंक्शंस परफॉर्म होंगे, लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, HR, जो भी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो भी फंक्शंस हैं वो यही डिपार्टमेंट सभी फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, फ्रॉम प्लानिंग टू मार्केटिंग दैट प्रोडक्ट। सिमिलरली बी प्रोडक्ट डिपार्टमेंट जो है वो अपने डिपार्टमेंट के लिए सभी फंक्शंस को प्लान करेगा, एंड सिमिलरली गोज फॉर सी। तो इसका जो भी डायग्राम डिविजनल स्ट्रक्चर इस वे में होता है, हायरार्की, प्रोडक्ट मैनेजर्स बनते हैं, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज second type of organizational structure is functional structure। फंक्शनल स्ट्रक्चर मेनली हमारा फंक्शंस के बेसिस पे बनता है। सिमिलर नेचर की जो एक्टिविटीज़ होती है उनको हम ग्रुप कर देते हैं, लाइक ग्रुपिंग कर देते हैं ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज़।
लाइक जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन होएगी, जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है वो सारा एक डिपार्टमेंट के अंडर आ जाएगा, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, इवन चॉकलेट हो, कॉस्मेटिक्स हो, उसकी जो भी रॉ मटेरियल परचेज करना है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल विल बी हैंडल बाय वन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन ओवरऑल जो है वो कंपनी की एक डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। तो जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ है उनको हम ग्रुप टुगेदर कर देते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि एक्टिविटीज़ जो होती है वो डुप्लीकेट नहीं होती बार बार। प्रोडक्शन अगर हो रही है तो वो एक ही बारी होएगी, एक ही लेवल पे, सेल्स एक ही सभी प्रोडक्ट्स के लिए एक डिपार्टमेंट कर रहा है, मार्केटिंग सभी लेवल्स के लिए एक डिपार्टमेंट कर रहा है। तो इसमें हमारा डायग्राम किस वे में बनता है, देयर इज़ वन हेड एंड उसके अंदर प्रोडक्शन मैनेजर बनता है, फंक्शंस के बेसिस पे मैनेजर्स बनते हैं। देन उसके अंदर फाइनेंस मैनेजर होता है सेकंड, देन एचआर मैनेजर हो सकता है। तो फंक्शंस के बेसिस पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बन जाते हैं। सो इट हैज़ सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड वील ऑल्सो स्टडी कि इसकी सूटेबिलिटी कहाँ पे होती है, वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस मेनली क्या होते हैं, इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कर रहा है तो वो अपनी उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में स्पेशलाइज हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन को बार बार प्रॉपरली हर प्रोडक्ट के लिए परफॉर्म करके वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट ऐड होएगा दे कैन डू देयर ऑक्यूपेशन, डू देयर फंक्शन ईजीली। देन इज इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना इजी हो जाता है क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स इंटरडिपेंडेंट है। प्रोडक्शन होएगी, उसके बाद देन सेल्स होएगी, देन मार्केटिंग होएगी, तो कोऑर्डिनेट वे में वो चलते हैं एंड कंट्रोल करना इज़ ईजी। देन इज इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंक्रीज होती है बिकॉज एक्टिविटीज़ डुप्लीकेट नहीं हो रही हैं, कॉस्ट भी मिनिमम इनकर हो रही है एंड एफिशिएंसी क्वालिटी के साथ एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म कर रहे हैं। देन इज इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि डुप्लीकेशन जो होती है वो अवॉइड होती है क्योंकि एक्टिविटीज़ बार बार अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए हम वही सेम एक्टिविटीज़ को बार बार रिपीट करने के बजाय उन सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर देते हैं जिसके कारण एक्टिविटीज़ डुप्लीकेट नहीं होती हैं। देन इज इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। एक जो मैनेजर, एक डिपार्टमेंट जो उनको ट्रेनिंग मिलती है कि हर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिए वो डील करते हैं, तो उनका जो टैलेंट है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए होता है एंड वो अपने उस पर्टिकुलर फंक्शन में स्पेशलाइज हो जाते हैं। प्रोडक्शन में कोई भी प्रोडक्ट आ जाए उसके प्रोडक्शन के लिए वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं। देन इट एंश्योर्स अटेंशन। ये लाइक हमने डिविजनल स्ट्रक्चर में देखा था कि सभी फंक्शंस को ड्यू अटेंशन नहीं मिलती थी। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन, सिंगल डिपार्टमेंट टू बी गुड इन ऑल दी फंक्शंस, बट यहाँ पे सभी फंक्शंस को उनकी ड्यू अटेंशन मिल रही है। प्रोडक्शन सेपरेट डिपार्टमेंट कर रहा है, फाइनेंसिंग सेपरेट डिपार्टमेंट कर रहा है, तो हर फंक्शन को उसकी जो ड्यू अटेंशन है वो मिलनी ईजी हो जाती है। Then next we'll cover disadvantages. डिसएडवांटेजेस लाइक डिविजनल स्ट्रक्चर की कुछ डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस की, सिमिलरली फंक्शनल स्ट्रक्चर के भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। सो लिमिटेशंस आर लेस एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। डिपार्टमेंटल गोल्स उनके लिए ज़्यादा प्रायोरिटाइज हो जाते हैं, लाइक अपने डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना, बट दे विल नॉट बॉदर कि उन प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड है भी है मार्केट में या नहीं है। तो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल था ओवरऑल की प्रॉफिट अचीव करना है, ग्रोथ अचीव करना है, वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो रहा है क्योंकि हर डिपार्टमेंट के लिए अपना गोल जो होता है वो प्रायोरिटी पे होता है। देन इज लीस्ट कोऑर्डिनेशन। देयर इज़ लीस्ट कोऑर्डिनेशन बिकॉज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होएगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट पे ब्लेम डालेगा कि इन्होंने हमें फाइनेंस नहीं प्रोवाइड किया जिसके कारण हम अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं परचेज कर पाए। सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन पे ब्लेम डालेगा कि इन्होंने इतने प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस किए जितने कहे थे, तो सेल्स में कहीं ना कहीं लैक हो गया, नहीं इतनी सेल कर पाए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे ब्लेम डालेगा, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं। देन इज इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स, एज आई सेड कि सभी डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पे ब्लेम डालेंगे जिसके कारण आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं डिपार्टमेंट में। एंड लास्ट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों होगी, अगर कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसको टाइम लगेगा डिपार्टमेंट को करने में, बिकॉज डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसके कारण सभी एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ेगा, इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, रिसोर्सेज जो है वो डिवाइड हो जाएंगी, सो फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस होने पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। देन इज सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी ये कहाँ पे होती है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ लार्ज हो, लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन, एंड जहाँ पे फंक्शंस
ज़्यादा परफॉर्म होते हैं, फंक्शंस पे ज़्यादा अटेंशन दी जाती है, एंड जहाँ पे हमें मेनली डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ हमारी जहाँ पे चल रही हैं, जैसे डाइवर्सिफाइड फंक्शंस की नीड है एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए हमें पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, वहाँ पे हमारा ये फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है ये सूटेबल होता है। सो दिस वॉज अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की कैटेगरीज जो थी, डिपार्टमेंट्स किस फॉर्म पे बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। Next is difference between functional and divisional structure. Functional and divisional structure, तो we'll study the basis of difference. सबसे पहले मीनिंग में अगर हम देखें तो फंक्शनल में मीनिंग और वी कैन से फॉर्मेशन। फंक्शनल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो किस बेसिस पे बनता है, फंक्शंस के बेस पे बनता है, लाइक कि एक्टिविटीज़ जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ है उस बेसिस पे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ डिविजनल किस बेसिस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइंस के बेसिस पे, पर्टिकुलर डिविजन्स के बेसिस पे हम डिपार्टमेंट्स फॉर्म करते हैं। तो फॉर्मेशन यहाँ पे फंक्शंस के बेसिस पे होती है एंड यहाँ पे हम प्रोडक्ट लाइंस के फॉर्म पे करते हैं। देन इज स्पेशलाइजेशन, सेकेंड बेसिस ऑफ डिफरेंस इज स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल में जो हमारी स्पेशलाइजेशन होती है वो मेनली होती है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। डिविजनल में क्या स्पेशलाइजेशन मिलती है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हम स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। देन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड बेसिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट। जब हम फंक्शनल को देखते हैं तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल से कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिसोर्सेज नहीं दिए, तो वो एक दूसरे पे ब्लेम डालते हैं। बट डिविजनल के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना ईजी हो जाता है कि किस, अगर लॉसेज हो रहे हैं तो किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट की वजह से लॉस हो रहे हैं। सो ये हमारे लिए करना ईजी हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना। नेक्स्ट डिफरेंस इज मैनेजरियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज मैनेजरियल डेवलपमेंट। मैनेजरियल डेवलपमेंट में क्या होता है, लाइक अगर हम देखें तो फंक्शनल जो हमारा होता है उसमें मैनेजरियल डेवलपमेंट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। मैनेजरियल डेवलपमेंट में लाइक फंक्शनल स्ट्रक्चर में ये होता है कि ही इज़ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, प्रोडक्शन हो गया या फाइनेंस हो गया, तो वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके स्पेशलाइज नहीं हो सकता, उसकी डेवलपमेंट नहीं होती है क्योंकि वो सेम फंक्शन को ही परफॉर्म कर रहा है। बट इन केस ऑफ डिविजनल जो एक मैनेजर है वो ओवरऑल डेवलप्ड हो जाता है, सभी फंक्शंस को परफॉर्म करता है, तो उसको उस प्रोडक्ट के लिए डीप नॉलेज हो जाती है कि कैसे बाकी सभी फंक्शंस को करना है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सब कुछ खुद कैसे अरेंज करना है। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट। जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है इसमें कॉस्ट जो होती है वो कम इनकर होती है, बिकॉज डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ नॉट देयर। बट डिविजनल में डुप्लीकेशन होती है एक्टिविटीज़ की, इसलिए कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा इनकर होती है इन दिस केस। एंड लास्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो होती है मेनली इट इज़ डिफ़िकल्ट। अगर फंक्शनल डिपार्टमेंट में हम देखें और मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी, बिकॉज अगर एक और नया प्रोडक्ट ऐड होएगा तो उससे सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे, सभी डिपार्टमेंट्स का वर्क अफेक्ट होएगा। बट इन केस ऑफ डिविजनल कोऑर्डिनेशन विल बी ईजी। अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसके लिए सेपरेट डिवीजन और सेपरेट डिपार्टमेंट बन जाएगा, तो प्रोडक्ट लॉन्च जो है वो ईजी हो जाएगा। So this was the difference between functional and divisional structure of organization. So we can also divide this organizational structure in form of formal and informal. इससे पहले हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ऑन द बेसिस ऑफ डिविजनल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज़ और प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। नाउ वील डिफ्रेंशिएट इट
on the basis of formalization and informal. Now firstly we'll discover formal organizational structure. Formal organizational structure में mainly क्या होता है कि मैनेजमेंट लाइक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी आपको गाइडलाइंस दे रहा है, जो भी रूल्स फॉर्म कर रहा है, एंड जो हम पर्टिकुलरली फॉर्मल मीन्स कि जो मैनेजमेंट के द्वारा जो भी मैनेजमेंट ने स्ट्रक्चर बनाया उसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सो इट इन दिस देयर इज़ वेल डिफाइंड जॉब्स को हम प्रॉपरली डिफाइन कर देते हैं कि किसकी क्या जॉब होएगी, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड कौन उसके लिए अकाउंटेबल होएगा. तो यहाँ पे फॉर्मली सब कुछ डिसाइडेड होता है. जॉब्स जो होती है वो प्रॉपरली डिफाइंड एंड ग्रुप्ड होती है इन केस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो इट हैज़, इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले है क्लैरिफाइज रिलेशनशिप. क्लैरिफाइज रिलेशनशिप मीन्स जो भी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स है वो क्लियरली फॉर्म्ड होते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर में. दैट मीन्स कि किसने किस सबऑर्डिनेट ने किस सुपीरियर को रिपोर्ट करना है, कौन अकाउंटेबल होएगा पर्टिकुलर टास्क के लिए. तो यहाँ पे वो रिलेशन जो होता है वो क्लैरिफाइड होता है. देन इज रूल्स एंड रेगुलेशंस. फॉर्मल स्ट्रक्चर में देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसमें कंपनी को परफॉर्म करना पड़ता है. तो ये जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ये फॉर्म हुए होते हैं मैनेजमेंट की तरफ से, एंड ये रूल्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं. तो इन केस ऑफ जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे वहाँ पे देयर आर नो सच रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट फॉर्मल में ऐसे रूल्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, एंड वो रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है. थर्ड फीचर इज कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स. यहाँ पे सारे भी जो एफर्ट्स होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलते हैं, बिकॉज सब कुछ प्लान्ड होता है, सब कुछ ग्रुप्ड होता है, डिफाइंड होता है, क्लैरिटी होती है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स की. तो कोऑर्डिनेशन की डिग्री जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर में टास्क जो होते हैं वो परफॉर्म होते हैं. नेक्स्ट इज डेलिबरेटली डिजाइंड. डेलिबरेटली डिज़ाइन मीन्स कि ये वॉलंटरी बेसिस पे नहीं होता, इसको डेलिबरेटली रूल्स रेगुलेशंस एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया जाता है. तो फॉर्मल में सब कुछ जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो डेलिबरेट मैनर में परफॉर्म की जाती हैं. देन इज एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसका मेन एम क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, जो अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ प्रॉफिट एंड ग्रोथ एंड सर्वाइवल, उसको अचीव करना. तो इसके जो भी हम ये डेलिबरेटली ये एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं फॉर्मली, वो सब हम किस लिए कर रहे हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए. सो दीज वर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. Now we'll study what are the advantages of formal organization, why this formal organization is required. First advantage is it is easy to fix responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी ईजी हो जाती है बिकॉज हमने पहले ही रिपोर्टिंग रिलेशंस क्लियर कर दिए थे. पर्टिकुलर टास्क हमने डिसाइड कर लिया था किसको असाइन होएगा. तो इस केस में अगर वो टास्क नहीं हो रहा है या कुछ भी है तो उसकी आंसरेबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स्ड है कि कौन पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है. नेक्स्ट इज इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन कैसे अवॉइड हो रही है? बिकॉज हमने एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर लिया एंड देन हमने ग्रुप किया है, तो एक एक्टिविटी बार बार डुप्लीकेट नहीं हो रही है, बार बार परफॉर्म नहीं हो रही है. तो इसलिए हमारे लिए इजी हो जाता है कि एक्टिविटीज़ की ओवरलैपिंग ना हो और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ ना हो ऑर्गेनाइजेशन में. देन नेक्स्ट इज मेंटेन्स यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड और वी कैन ऑल्सो से स्केलर चेन. जो भी कम्युनिकेशन होएगी वो स्केलर चेन फॉर्म में होएगी. यूनिटी ऑफ कमांड कि क्लियर होएगा, एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस है, उसको पता होएगा कि उसको किसको रिपोर्ट करना है, कौन उसका सुपीरियर है, कौन उसका बॉस है एंड किसको वो अकाउंटेबल होएगा. नेक्स्ट एडवांटेज इज इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स. ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना ईजी हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन होएगी, सभी एक्टिविटीज़ डिफाइंड होएंगी, रिलेशंस क्लियर हैं, तो गोल्स को हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं. एंड लास्ट एडवांटेज इज इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी मीन्स कि स्टेबल वे में हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन होएगी, जल्दी चेंजेस नहीं होंगे, कुछ भी चेंजेस होंगे ईजिली ऑर्गेनाइजेशन उसको टेक केयर कर सकती है एंड एक स्टेबल वे में, डिफाइंड वे में, हमारी प्लान वे में एक्टिविटीज़ जो है वो रन हो रही है अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. बट इफ़ इट हैज़ सम एडवांटेजेस, तो इसके कुछ लिमिटेशंस, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्प्लीटली हम फॉर्मल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अफेक्ट भी करता है नेगेटिव वे ऑर्गेनाइजेशन को. सो एडवांटेजेस डिले इन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है, क्यों? क्योंकि फॉर्मली डिसीजंस जो हैं जिनके पास राइट है वही डिसीजन लेते हैं. तो जब जो उस डिपार्टमेंट के बिल्कुल इमीडिएट नियर होता है वो डिसीजन नहीं ले पाता, उसको फर्स्टली अप्रूवल्स की नीड होती है, फॉर्मल चेन फॉलो करनी पड़ती है, जिसके कारण डिसीजंस जो होते हैं वो लेट हो जाती है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है इन केस ऑफ
दिस। देन इज इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके टैलेंट को रिवॉर्ड नहीं मिल पाता, उनके सजेशंस को रिवॉर्ड नहीं मिलता, क्योंकि फॉर्मली उनको उनके टास्क, उनके ड्यूटीज़ असाइन कर दी जाती हैं, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता अगर वो कोई भी एक्स्ट्रा इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है, दे स्टॉप टेकिंग इनिशिएटिव एंड उनकी सेल्फ मोटिवेशन होती है वो कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ दिस ऑलवेज completely following this formal structure of organization. And then is no importance to personal relationship. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्प्लीटली सब कुछ फॉर्मली ही होएगा, पूरी तरह से फॉर्मल स्ट्रक्चर ही अडॉप्ट हो रहा है, तो उस केस में क्या होएगा कि जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, कहीं पे भी हम वर्क करते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम पूरे 8 आवर्स और 7 आवर्स उस वर्क को दें। वी ऑल्सो नीड कि पर्सनल रिलेशंस हो, जहाँ पे पर्सनली हम थोड़ी ब्रेक लेके लाइक वी कैन किसी और से हम कन्वर्सेशन कर पाएँ। बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशंस अलाउड नहीं है, पर्सनली नहीं अलाउड है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बोर हो जाएंगे एंड उनका वर्क करने का, कंटिन्यू करने का मन नहीं करेगा, इफ़ देयर विल बी नो सम सोर्स ऑफ सम पर्सनल रिलेशंस और सम इनफॉर्मल टाइप ऑफ structure. So these were the disadvantages of formal structure of organization. We have studied what were the advantages, features and disadvantages of formal structure. Now we will study features, advantages and disadvantages of informal structure of organization. नाउ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये मेनली कैसे अराइज करती है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही अराइज करती है, बट इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस। जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं हमारे कलीग्स के साथ, हमारे सबॉर्डिनेट्स और सुपीरियर्स के साथ, जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं उनके बेसिस पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइव होती है। इसमें कुछ भी डेलिब्रेटली नहीं होता, यहाँ पे सब कुछ वॉलंटरी बेसिस पे होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन कहती नहीं है सेट करने को, ये अपने आप लाइक एक चेन होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये क्रिएट हो जाती है। तो इसके फीचर्स हैं ओरिजिन। सबसे पहले ये ओरिजिन, ये ड्राइव कहाँ से होती है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही होती है। पर्टिकुलरली लाइक पर्सनल रिलेशंस जो होते हैं हमारे कलीग्स के साथ, उनके बेसिस पे ये इनफॉर्मल जो होती है ऑर्गेनाइजेशन वो ओरिजिनेट होती है। देन इज स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे पर्टिकुलरली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं बिहेवियर्स के लिए, कोई पर्टिकुलर नॉर्म्स नहीं होते हैं कि आपको किस वे में बिहेव करना है। दो अगर आप किसी पर्टिकुलर इनफॉर्मल ग्रुप का पार्ट बन रहे हो तो वहाँ पे कुछ नॉर्म्स होते हैं, ग्रुप नॉर्म्स, बट इतने रिजिड बिहेवियर स्टैंडर्ड्स नहीं होते एज दे वर इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, स्केलर चेन फॉलो नहीं होती है। कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, किसी के साथ भी एंड किसी भी वे में हो सकती है। देयर इज़ नो फिक्स्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और फिक्स्ड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन इज अनकॉन्शियसली डिजाइंड। अनकॉन्शियसली डिज़ाइन मीन्स इसको डेलिबरेटली डिज़ाइन नहीं करते हैं हम, ये वॉलंटरीली एम्प्लॉयज़ की लाइक पर्सनल रिलेशंस पे ओरिजिनेट होता है, तो ये डेलिबरेट एक्शन नहीं होता है, कॉन्शियसली इसको हम नहीं डिज़ाइन करते हैं। लास्ट इज स्ट्रक्चर। इट हैज़ नो फिक्स स्ट्रक्चर, लाइक इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। फॉर्मल वे में ये ग्रुप एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं यहाँ पे, सब कुछ जो होता है वो अनऑर्गेनाइज होता है, लाइक कॉम्प्लेक्स नहीं होता यहाँ पे, एक फिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता इन दिस केस। देन इज एडवांटेजेस। Okay, now we'll cover the advantages of informal organization. As we have studied features of informal organization, next thing is what are the advantages of this informal structure of organization. First advantage is it allows quick flow of information. जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्विकली फ्लो करती है, बिकॉज देयर इज़ नो स्केलर चेन और पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हम फॉलो नहीं करते हैं, तो कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है इनफॉर्मली। सो देयर इज़ क्विक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस। नेक्स्ट इज इट एनहांसेस जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली एनहांस होती है कि अगर हमारे पर्सनल रिलेशंस है, रिकॉग्निशन है हमारी, तो हम उस जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे, हमारा मोराल जो होता है वो भी बूस्ट होता है एंड हम बोर नहीं होते हैं एक पर्टिकुलर टास्क को करके। एंड थर्ड इज इट कंपनसेट्स इनएडिक्वेसीज। जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की इनएडिक्वेसीज थी उनको ये कंपनसेट करता है। दैट मीन्स कि जहाँ पे भी जो लूप होल्स थे वहाँ के, उनको ये कवर करता है जो भी एम्प्लॉयज़ की नीड्स थी।
बट इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। सबसे पहले यहाँ पे रूमर्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, जो भी ये इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूमर्स स्प्रेड होते हैं। रूमर्स इन द सेंस कि कुछ भी किसी भी सुपीरियर के अगेंस्ट नेगेटिव किसी ने बोल दिया तो वो एज अ रूमर स्प्रेड हो जाएगा। फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है इनमें। देन इज इट लीड्स टू रेजिस्टेंस टू चेंज। एक बार अगर ग्रुप बन जाता है, यूनियन बन जाते हैं, तो उसके बाद वो जल्दी चेंज नहीं होते हैं। मैनेजमेंट का कोई भी डिसीजन है उसके लिए वो स्ट्राइक करते हैं, तो चेंजेस के लिए वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जल्दी चेंज को अडॉप्ट नहीं करते हैं। एंड देन इज़ हार्मफुल टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। जो ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, बिकॉज ये ग्रुप टुगेदर करके जो भी इनके पर्सनल रिलेशंस होते हैं उससे एम्प्लॉइज़ ग्रुप बना के रेजिस्ट कर सकते हैं जो भी मैनेजमेंट में चेंजेस होने वाले हैं। सो दैट इज़ वाई एट अ पॉइंट ये हार्मफुल भी प्रूव हो सकते हैं जो ये इनफॉर्मल रिलेशंस बन रहे हैं। सो नेक्स्ट वील कवर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मेन डिफरेंस क्या होता है? फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है? डेलिब्रेटली, उसको डेलिब्रेटली सेट किया जाता है, एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हैं एंड ग्रुप करते हैं। बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ नेटवर्क ऑफ इंटरपर्सनल इंट्रैक्शंस, जो रिलेशंस होते हैं, सोशल इंट्रैक्शंस होती हैं, एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। And origin, second basis of difference is first was meaning, second is origin. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कहाँ से राइज करती है? आउट ऑफ कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, डिफाइन की गई एक्टिविटीज़ वहाँ से राइज होती है। एंड जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बट ड्यू टू इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड देयर कलीग्स। नेक्स्ट बेसिस इज अथॉरिटी। अथॉरिटी जो होती है वो इन केस ऑफ फॉर्मल में कहाँ से होती है? बाय द पावर ऑफ पोजीशन इन मैनेजमेंट। एक पर्सन की क्या पोजीशन है मैनेजमेंट में उसके बेस पर उसकी अथॉरिटी डिटर्मिन होती है। लाइक सपोज जो सुपीरियर है, जो टॉप लेवल पे है, उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होएगी, तो आपकी पोजीशन क्या है मैनेजमेंट में, उस पर आपकी अथॉरिटी रिलाई करती है। बट इन दिस केस अथॉरिटी अराइजेज एज ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़, कि जिसकी पर्सनल क्वालिटीज़, जिसमें कैपेबिलिटी है लीड करने की ग्रुप को, उसको अथॉरिटी ज़्यादा मिल जाएगी, जिसकी पर्सनल क्वालिटीज़ वेरी करती है, ज़्यादा बेटर होती है। देन इज़ बिहेवियर। इसमें पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। बिहेवियर इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स जिनके बेसिस पे, जिन नॉर्म्स के बेसिस पे बिहेव करना पड़ता है, बट देयर इज़ नो स्टैंडर्ड सेट ऑफ बिहेवियर नॉर्म्स इन केस ऑफ इनफॉर्मल। ग्रुप नॉर्म्स होते हैं जिनके बेसिस पे हमारा बिहेवियर रिलाई करता है। देन इज फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बेसिस इज फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल्स, लाइंस फॉलो की जाती है, स्केलर चेन। बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ नो पर्टिकुलर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। एनी वन कैन कम्युनिकेट विद एनी अदर पर्सन एट एनी लेवल। इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं यहाँ पे। एंड देन इज नेचर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की नेचर कैसी होती है? इट इज़ रिजिड इन नेचर, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती यहाँ पे, चेंजेस नहीं होते। बट इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, चेंजेस जो होते हैं वो सिंपली हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डेलिब्रेटली सेट नहीं हुआ कुछ भी, सब कुछ वॉलंटरी बेसिस पे है। लास्ट इज लीडरशिप। लास्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज लीडरशिप। मैनेजर्स आर दी लीडर्स इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं वही लीडर्स बनते हैं, बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि जो मैनेजर है वो लीडर बने। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडर कैसे बनते हैं? अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ के बेसिस पे लीडर्स जो होते हैं, ग्रुप डिसाइड करता है कि कौन लीडर बनेगा। So this was all about formal and informal organization structure. Now we'll cover some other topics of organizing function. Two very important topics are delegation and decentralization. Firstly, we'll cover delegation. Delegation means that transfer of authority, or we can say downward transfer of authority. Downward transfer of authority from superior to his subordinate. तो
तो डेलीगेशन में मेनली डेलीगेशन इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो बाय, बिकॉज जो एक पर्सन है वो सिंगल हैंडेडली सारे टास्क नहीं कर सकता है, तो उसको जो ये अथॉरिटी है ये ट्रांसफ़र करनी पड़ती है अपने लोअर लेवल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होती है। तो ये जो वो अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर रहा है, और इट वी कैन से ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, ये एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स में अथॉरिटी दी जाती है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे। तो डेलीगेशन इज़ अ कंपल्सरी एक्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो, बिकॉज एक पर्सन के लिए सभी काम करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसको कुछ वर्क जो है, कुछ अथॉरिटी जो है, जो रूटीन नेचर के टास्क है वो ट्रांसफ़र करनी पड़ती है अपने सबॉर्डिनेट को, कि उसका जो भी इमीडिएट सबॉर्डिनेट है वो उन टास्क को परफॉर्म कर सके। तो डेलीगेशन इज़ मेनली डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू हिज सबॉर्डिनेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स टू बी फॉलोड। डेलीगेशन के अंडर मेनली 3 कंसेप्ट्स आते हैं: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। Authority is right to give orders or right to give command to subordinates to perform the task. अथॉरिटी में मेनली क्या होता है कि वो एक राइट मिल जाती है, एक पावर मिल जाती है जिससे हम कमांड कर सकते हैं अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स को वर्क करने के लिए। अथॉरिटी जो होती है ये इंटायरली हम डेलीगेट कर सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, इंटायरली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अथॉरिटी को, एंड इट इज़ डाउनवर्ड ट्रांसफ़र। डाउनवर्डली ये कैसे, टॉप लेवल से, सुपीरियर से सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र की जाती है। एंड अथॉरिटी अराइजेज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, किसी एक पर्सन की फॉर्मल पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, उससे उसकी अथॉरिटी जो है वो डिसाइड होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेनली, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, जो भी हमें टास्क असाइन किया गया है वो ऑब्लिगेशन बन जाती है हमारी उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क असाइन टू अस, सो इट इज़ ऑब्लिगेशन और ड्यूटी टू परफॉर्म अ टास्क असाइन बाय आवर सुपीरियर। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंटायरली डेलीगेट हम नहीं कर सकते हैं। अगर एक पर्सन अपने सबॉर्डिनेट को टास्क असाइन कर रहा है तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की भी होएगी, इंटायरली उसको डेलीगेट नहीं कर सकता, वो निगलेक्ट नहीं कर सकता कि अगर टास्क असाइन हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ीरो हो गया। ही इज़ ऑल्सो समवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टास्क। एंड रिस्पॉन्सिबल कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप से, और वी कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइव फ्रॉम अथॉरिटी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेवल में फ्लो करती है, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड लेवल, इट इज़ अपवर्ड ट्रांसफ़र। कि जैसे लाइक सपोज सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होती है, अपने सुपीरियर के लिए, तो अथॉरिटी वाज डाउनवर्ड ट्रांसफ़र एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अपवर्ड ट्रांसफ़र फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। एक सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड कंसेप्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मेनली मीन्स आंसरेबिलिटी, कि एक जो भी आउटकम है टास्क की उसके लिए आंसरेबल कौन होएगा, अकाउंटेबल कौन होएगा, वो हम डिसाइड करते हैं इसमें। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं की जा सकती है, जिस पर्सन को असाइन हुआ है वही उसके लिए अकाउंटेबल होएगा, वही पर्सन उसके लिए आंसरेबल होएगा, चाहे उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी, बट फाइनल जो एंड रिजल्ट होएगा उसके लिए अकाउंटेबिलिटी उसी पर्सन की होएगी। एंड अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओरिजिनेट करती है, एंड इट इज़ ऑल्सो अपवर्ड फ्लो, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। लाइक लो सबॉर्डिनेट्स आर अकाउंटेबल टू देयर सुपीरियर्स फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। सो दीज वर दी 3 कंसेप्ट्स। बेसिकली हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट अथॉरिटी कैन बी एंटायरली डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इट इज़ एज्यूम्ड, जो भी ये सबॉर्डिनेट सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है। एंड अकाउंटेबिलिटी इज़ इम्पोज्ड, जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फाइनल आंसरेबिलिटी और जो भी आउटकम होगी उसके लिए वो आंसरेबल होएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नेक्स्ट वील डू importance of delegation. Now what is the importance of delegation, why there is need to delegate a task to, why there is need for a superior to delegate his task to his immediate subordinate. First is effective management. इफेक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अगर जो सुपीरियर है वो अपने टास्क अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर रहा है तो वो बाकी थिंग्स जो भी मेन थिंग्स हैं, मेन डिसीजंस हैं, उनको इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो मैनेजमेंट है वो स्मूथली रन करेगी ऑर्गेनाइजेशन। देन इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय की भी डेवलपमेंट होएगी। अगर कुछ टास्क को करने के लिए डिसीजन मेकिंग पावर उसको मिल जाएगी विद इन प्रिस्क्राइब
प्रिस्क्राइब लिमिट्स उसको अथॉरिटी मिल जाएगी तो उसकी भी डेवलपमेंट होएगी, वो भी डिसीजंस लेने के लिए केपेबल हो जाएगा जो भी फ्यूचर डिसीजंस होंगे। देन इज मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगी अगर उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हैं तो दे विल ऑल्सो गेट मोटिवेशन एंड उनका मोराल भी बूस्ट हो जाएगा कि अगर उनको हम रिकॉग्निशन दे रहे हैं, उनको कंसिडर कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में। देन इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ में ये कैसे हेल्प करता है, जो हमारे अभी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ्यूचर मैनेजमेंट रोल्स के लिए ये केपेबल कर देता है ये, बिकॉज वो अगर अभी डिसीजंस ले रहे हैं एक्टिविटीज़ के लिए तो फ्यूचर में चल के वो और हायर जो टॉप लेवल की मैनेजरियल पोजीशंस होती है उनको टेक ओवर कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई इट हेल्प्स इन फैसिलिटेशन। हम फ्यूचर में चल के ग्रोथ, जब भी हमने ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करनी है, तो हमारे पास जो हमारी टीम फोर्स है वो हमारे पास रेडी होएगी, बिकॉज हमने उनको अभी से डेलीगेट करना स्टार्ट कर दिया जो भी अथॉरिटी एंड जो भी टास्क है हमारे। देन इट इज़ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट हायरार्की जो भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमारी डेलीगेशन के बेसिस पे ही डिसाइड होते हैं, किसके पास अथॉरिटी है, कौन रिस्पॉन्सिबल होएगा एंड कौन उन टास्क के लिए अकाउंटेबल या आंसरेबल है। देन इज इट हेल्प्स इन बेटर कोऑर्डिनेशन भी बेटर वे में होएगी, बिकॉज जो टास्क है वो हमने डिवाइड कर दिया हुआ है एंड हमने रिपोर्टिंग रिलेशंस क्लियर कर दिए हुए हैं, तो इससे हमारे जो भी टास्क है वो स्मूथ वे में रन करेंगे। देयर विल बी नो कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग दी एक्टिविटीज़। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डेलीगेशन। नेक्स्ट वील कवर डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इज़ मेनली इट इज़ कि हम जो भी हमारे पावर्स है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, लोअर लेवल तक हम डिस्पेंस कर रहे हैं अपनी पावर को। इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ द अथॉरिटी टू ऑल द लेवल्स, टू लोएस्ट लेवल तक भी हम ये दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं वर्क को। इन डिसेंट्रलाइजेशन इज़ नॉट अ कंपल्सरी एक्ट। इट इज़ लाइक हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन किया था। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द टॉप लेवल डिसीजन कि उनको किन एक्टिविटीज़ के लिए डिसेंट्रलाइजेशन करनी है एंड किन के लिए सेंट्रलाइजेशन करनी है। सो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर जो होती है वो लोएस्ट लेवल्स तक हम डिस्पेंस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू द लोएस्ट लेवल्स। सो इन केस ऑफ डेलीगेशन इट इज़ कंपल्सरी बट डिसेंट्रलाइजेशन इज़ ऑप्शनल। जो मेन डिसीजंस होते हैं कंपनी के वो सेंट्रलाइज होते हैं, वो टॉप लेवल लेते हैं, एंड जो रूटीन नेचर के डिसीजंस होते हैं वो हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, सो दैट ऑल दी लेवल ऑफ मैनेजर्स कैन टेक डिसीजंस ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स और देयर लेवल्स। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? सबसे फर्स्टली इट हेल्प्स इन डेवलपिंग मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। एज हम अभी से उनको पावर दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं डिसीजंस लेने की, तो फ्यूचर के लिए वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर बिग रोल्स, फॉर मेजर रोल्स इन आर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम जो अपनी मेजर टैलेंट उनका जो है वो प्रॉपर वे में एनरिच कर रहे हैं उनको अभी इंपॉर्टेंट रोल्स दे के, ताकि फ्यूचर में वो हायर पोजीशंस के लिए कैपेबल एंड सूटेबल हो जाएं। Then is it helps in developing initiative among subordinates. If we are involving them in decision making power, तो इससे उनमें initiative generate हो जाता है, self motivation generate हो जाती है for taking the decisions and they enjoy working. उनका जो मोरल है, जो मोटिवेशन है वो बूस्ट होती है अगर हम उनको डिसीजन मेकिंग कंपनी के डिसीजंस में इन्वॉल्व कर रहे हैं। नो डाउट इफ़ दे आर रूटीन नेचर डिसीजंस बट स्टिल वी आर गिविंग देम सम राइट्स, वो अपने वे से इनिशिएटिव लेते हैं। देन इज क्विक डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है बिकॉज जो उन डिसीजंस के नियरेस्ट होते हैं वो उनको अथॉरिटी मिल जाती है डिसीजन लेने की, तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अपर लेवल, सो दे कैन टेक डिसीजंस इन ईजी मैनर। सो दैट इज़ वाई डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है एंड क्विक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है इन दिस। देन देयर इज़ रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जो होता है उसको सभी एक्टिविटीज़ के केयर नहीं करनी पड़ती है। टॉप मैनेजमेंट मेनली फोकस ऑन मेन डिसीजंस, जो मेन कंपनी की पॉलिसीज़ कैसे फॉर्मुलेट करनी है, टॉप लेवल मेजर डिसीजंस को देखता है, एंड जो भी रूटीन नेचर के डिसीजंस होते हैं वो डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, एंड जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं या पर्टिकुलर मैनेजर्स हैं वो उन डिसीजंस को लेते हैं। सो इट प्रोवाइड्स रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। देन इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ। जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ग्रोथ में हेल्प करती है कंपनी की, लाइक डिपार्टमेंट्स जो भी फॉर्म होने हैं, हमने ऑलरेडी अपने
सबॉर्डिनेट्स जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अथॉरिटी दी हुई है रूटीन नेचर के डिसीजंस लेने के लिए, तो फ्यूचर में चल के जब भी कंपनी ने एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, तो वो ग्रोथ प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, वो ईजी बन जाता है, बिकॉज डिसीजन मेकिंग पावर हमने जो रूटीन नेचर के टास्क है वो ऑलरेडी हमारे असाइंड है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाकी जो मेजर डिसीजंस है लाइक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन उस पर प्रॉपरली प्लानिंग पे वर्क कर सकती है। एंड देन इज बेटर कंट्रोल, कंट्रोल जो होता है वो बेटर हो जाता है बिकॉज हमने अथॉरिटी असाइन कर दिया, हमें पता है कौन उस टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम सिंपली उनको कंट्रोल कर सकते हैं उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके, एंड कहाँ पे डेविएशंस थी तो वो हम उनको जज कर सकते हैं एंड उनको इम्प्रूव कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के जो भी है। देन इज लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो basis of difference, first basis is on the basis of nature. Delegation जो है that is compulsory act, but decentralization is decision of top level, कि top level that is optional, कि top level decentralization चाहता है, and if they want तो किन किन areas में उनको decentralization कौन से decisions के लिए चाहिए। So this was the first. Second is freedom of action. Second basis is freedom of action. In case of delegation there is less freedom of actions because superiors का ज़्यादा control होता है, but in case of decentralization there is more freedom of action because less control is there in this case. Then is status. Mainly delegation जो होती है इसका क्या status होता है? डेलीगेशन वी डू टू शेयर द टास्क, इट इज़ प्रोसेस बिकॉज एक सिंगल पर्सन सभी टास्क को नहीं कर सकता, तो वो टास्क को शेयरिंग करने के लिए, अपना जो भी बर्डन है वो शेयर करने के लिए मेनली जो डेलीगेशन होती है। बट डिसेंट्रलाइजेशन का मेन स्टेटस क्या, इट इज़ पॉलिसी डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट की। लाइक डिसेंट्रलाइजेशन मेनली क्या होता है कि जो हमारे मैनेजरियल टैलेंट है उनको डेवलप करने के लिए हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं कि सभी को हम इस डिसीजन मेकिंग पावर में इन्वॉल्व करें जो भी डिसीजंस होने हैं कंपनी के। देन इज स्कोप, डेलीगेशन हैज़ नैरो स्कोप इन द सेंस कि डेलीगेशन में हम क्या करते हैं, जो सुपीरियर है वो अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर रहा है अथॉरिटी, बट डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ अ ब्रॉड स्कोप। डिसेंट्रलाइजेशन में द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर इज डेलीगेटेड टू ऑल द लेवल्स, जो भी लोएस्ट लेवल्स तक भी हम ये डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो प्रोवाइड करते हैं उनको। देन इज पर्पस, नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज पर्पस। डेलीगेशन का मेन पर्पस क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजर्स का जो बर्डन है उसको रिड्यूस करना उनका मेन पर्पस होता है कि लाइक एक सिंगल पर्सन पे सारा बर्डन ना हो। बट जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसका मेन पर्पस क्या होता है, मैनेजरियल टैलेंट को डेवलप करना, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल बूस्ट करना, क्योंकि हम उनको डिसीजन मेकिंग पावर में इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो दैट वी आर डन विद द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड decentralization. So with this our fifth chapter, that is organizing, is over. So take care students, and rest will continue in the next video. Thank you.